आज की बात। स्वागत। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक आचार्य बुद्ध घोष, इनका जो विशुद्धि मग्ग है उसे समझने का प्रयास कर रहे हैं। हमने पिछली कड़ी में यह जरूर देखा कि आचार्य बुद्ध घोष विशुद्धि मग्ग में चित्त की उन अवस्थाओं को, मतलब चित्त की वो भूमियां जो एक एक चरण में आगे बढ़ती है, और इसके 5 प्रकार जो इसमें बताए गए हैं, ये सब हमें अभिधम्म पिटक में मिलता है। विशुद्धि मग्ग में आचार्य बुद्ध घोष ने इसे बहुत बेहतर तरीके से विश्लेषित किए हैं। और ये जो चित्त की 5 जो अवस्थाएं हैं कि जिसमें वितर्क, विचार, प्रीति, सुख, एकाग्रता, ये तो हमने पिछली कड़ी में देखा। लेकिन ये जो 5वां चित्त है, केवल एकाग्रता, जिसमें केवल एकाग्रता है, जिसमें से वितर्क छूट गया है, विचार छूट गया है, प्रीति छूट गई है, सुख छूट गया है, केवल एकाग्रता है। ये एकाग्रता अपेक्षा से युक्त है। ये जो उपेक्षा है, एकाग्रता उपेक्षा से युक्त है। इस चित्त की अवस्था में वितर्क, विचार, प्रीति एवं सुख, ये चारों अंगों की उपेक्षा से युक्त केवल एकाग्रता है। फिर इसके आगे आचार्य बुद्ध घोष बढ़ते हैं और फिर इस बात को समझाते हैं कि ये जो अरूपावचर भूमि है, इसके 4 अरूप ध्यानों के अनुसार 4 कुशल चित्त है, और इनमें उपेक्षा एवं एकाग्रता 2 ही अंग है। लोकोत्तर भूमि में 4 मार्गों के अनुसार 4 कुशल चित्त है, और इन सब के प्रकार 21 है। तो ये जिनमें 8 कामावचर भूमियां हैं, और जिससे संबंधित 5 रूपावचर भूमि, 4 अरूपावचर भूमि, 4 लोकोत्तर भूमि से संबंधित है। 2 अकुशल चित्त, जो अकुशल चित्त के लिए हम कह सकते हैं कि यदि आचार्य बुद्ध घोष की बात माने तो वे अकुशल चित्त के प्रकार जो बताते हैं उसमें 12 प्रकार बताते हैं, और ये अकुशल चित्त केवल कामावचर भूमि में होते हैं, और इसका विवरण भी वे देते हैं। तो वे ये विवरण देते हुए वे क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि लोभ मूलक ये 8 अकुशल चित्त हैं, जिनमें 4 सौमनस्य हैं, संयुक्त हैं, सौमनस्य संयुक्त, और 4 जो है वो उपेक्षा संप्रयुक्त है। तो सौमनस्य संप्रयुक्त का अर्थ हुआ मिथ्या दृष्टि, और संप्रयुक्त एवं संस्कारिक है, एवं उपेक्षा और उपेक्षा संप्रयुक्त का अर्थ असंस्कारिक एवं दृष्टि विप्रयुक्त है। अकुशल चित्तों में जो हमारे मन की स्थितियां होती है, इसका ये बड़ा सूक्ष्म विश्लेषण, लेकिन ये विश्लेषण केवल कहने सुनने के आधार पर नहीं आता है, ये अनुभूति के स्तर पर आता है। और अनुभूति के स्तर पर आने के लिए ये सारा का सारा जो है ये एक प्रैक्टिसिंग का हिस्सा बनता है। इसको प्रैक्टिसिंग में जब तक नहीं आएगा, ये तब तक अभ्यास में जब तक नहीं आएगा, तब तक ये समझ के लिए बड़ा कठिन होता है, बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन बुद्ध घोष ने विशुद्धि मग्ग में इस बात को समझाए हैं। दरअसल बुद्ध घोष का ये जो परिचय आप तक पहुंचा रहे हैं, इसका जो आधार है, इस आधार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शाक्य जो है बड़े अच्छे शोधार्थी और बड़े अच्छे अनुसंधानकर्ता प्रोफेसर है, जिन्होंने एक पुस्तक के रूप में बुद्ध घोष का ये जो परिचय दिया है, उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। और उसी आधार पर भी वो आभार व्यक्त करते हैं उनके प्रति, और उसी आधार पर ये आपके पास पहुंचा रहे हैं। अभिधम्म पिटक में भी इसका बड़ा अच्छा विश्लेषण मिलता है। विशुद्धि मग्ग में आचार्य बुद्ध घोष ने इसे विस्तार से इसका विश्लेषण किया है। तो देखिएगा कि अकुशल चित्त जो है वो 12 प्रकार के, जिसमें विपाक है, क्रिया विपाक, चित्त की 4 भूमियों की दृष्टि से 36 विपाक चित्त है। कामावचर भूमि में 23 विपाक चित्त है। अहेतुक कुशल 8 विपाक, सहेतुक कुशल 8, अकुशल विपाक चित्त अहेतुक 7, और रूपावचर भूमि के 5 कुशल चित्त, और अरूपावचर भूमि के 4 कुशल चित्त। अब लोकोत्तर भूमि के 4 कुशल चित्त, ये अहेतुक कुशल विपाक चित्त 8 है।
चक्षु विज्ञान, श्रोत्र विज्ञान, प्राण विज्ञान, स्पर्श विज्ञान, रस विज्ञान, ये 5 इसके अतिरिक्त संकल्प करने वाला मन, धातु और सत्तीरण कृत्य को करने वाला द्विविध मनोविज्ञान, धातु एक सत्तोरण चित्त सौमनस्य और दूसरा उपेक्षा से युक्त है। और ये जो सहेतु कुशल विपाक चित्त जो होता है, ये इस विपाक चित्त के भी 8 प्रकार होते हैं और इनमें कुशल चित्तों के विपाक यानी कि उसके फल इन दोनों प्रकार के चित्तों से संप्रयुक्त चैतसिक यानी जो चित्त के धर्म है वो भी एक ही है, लेकिन दोनों में अंतर यह है कि विपाक चित्त आदास पर पड़ी मुंह की परछाई की तरह निष्क्रिय है और कुशल चित्त मुंह की तरह सक्रिय है। मतलब कुछ जो परछाई की तरह पीछे पीछे चले आ रहे हैं और कुछ जो बिल्कुल सामने दिखाई दे रहे हैं, खड़े हैं। ये अकुशल विपाक चित्त के लिए जब आचार्य बुद्धघोष लिखते हैं तो वे कहते हैं कि अहेतुक ये कुल 7 है। चक्षु विज्ञान, श्रोत विज्ञान, प्राण विज्ञान, रस विज्ञान, स्पर्श विज्ञान, ये 5 एवं संप्रतिच्छन्न कृत्यों को करने वाला मनोविज्ञान जो विषय को ग्रहण करता है, और वो मनोविज्ञान जो मन एवं सत्तीरण आदि कृत्यों को करने वाला जो मनोविज्ञान चित्त है। आप देखिएगा कि मनोविज्ञान का अभ्यास करने वाले, उसका अध्ययन करने वाले जो लोग हैं, उनके लिए ये एक बड़ा मार्गदर्शन है कि तथागत बुद्ध ने 2500 साल पहले मनोविज्ञान की इतनी जो गहरी और विस्तार से जो इसका विश्लेषण किया है, इतना गहरा विश्लेषण उन्होंने किया है कि ये उनके लिए भी मार्गदर्शक बन जाता है। और इसलिए तथागत बुद्ध को जो पहला मनोवैज्ञानिक कहते हैं तो वो ऐसे ही नहीं कहते, ये इसके कारण कहते हैं कि उन्होंने एक एक चीज को ऐसा खंड खंड करके उसे बड़ा ही सूक्ष्म रूप में और बड़ी गहराई से उसको विश्लेषित किए हैं। अगर हम संक्षेप में ये समझें तो कामावचर भूमि के 23 विपाक चित्त हैं और रूपावचर भूमि के 5 कुशल चित्तों के अनुसार 5 विपाक हैं, और इन सब के 4 विपाक इस प्रकार, ये जो अरूपावचर भूमि के 4 कुशल चित्तों के अनुसार 4 विपाक, और इन सबको अगर हम इकट्ठा कर दें तो ये चारों भूमियों के अनुसार 36 विपाक चित्त बनते हैं। मतलब 36 तरह के चित्त की भूमि के जो फल आते हैं वो 36 प्रकार से आते हैं, और क्रिया चित्त जो है वो 20 है। क्रिया चित्त केवल 3 भूमियों में यानी कि कामावचर भूमि, रूपावचर भूमि और अरूपावचर भूमि यही होते हैं, और लोकोत्तर भूमि में क्रिया चित्त का कोई स्थान तो है नहीं, क्योंकि वहां इन तीनों भूमियों में क्रिया चित्त होते हैं। लोकावचर भूमि में किसी तरह की कोई क्रिया नहीं होती है और इसलिए वहां इसकी उपस्थिति नहीं है। लेकिन कामावचर भूमि में क्रिया चित्त के 2 प्रकार हैं, एक अहेतुक है और एक सहेतुक है। अहेतुक क्रिया चित्त 2 प्रकार के, एक तो मनोधातु और मनोविज्ञान। धातु मनोधातु पंच द्वारा वर्जन कृत्य करती है, और मनोविज्ञान धातु 2 प्रकार का होता है, एक सबके लिए साधारण और समान है, दूसरा अरहंतों के लिए कुछ विशेष बन जाता है। इन सब को यदि हम लेते हैं तो 3 अहेतुक क्रियाचित्त और सहेतुक क्रियाचित्त 8 है, जो कि अरहंतों के हैं। ये 8 कुशल चित्तों के बिल्कुल समांतर है। यदि हम रूपावचर भूमि की अगर बात करें तो रूपावचर भूमि में 4 कुशल चित्तों के अनुसार अरहंतों के 4 क्रियाचित्त होते हैं। बुद्धघोष के चिंतन में ये जो कुल चित्तों के जो प्रकार जो दिखाई देते हैं ये है 89, और इन सब का इसमें वर्णन मिलता है, जिसमें 21 कुशल चित्त, 12 अकुशल चित्त, 36 विपाक चित्त और एवं 20 क्रिया चित्त। और इस तरह से ये जो पूरी स्थिति बनती है, इस पूरी स्थिति को अगर हम विस्तार के साथ एक गहन अध्ययन करके और उसे अपने अनुभूति के स्तर पर समझे तो हम विशुद्धि मग्ग को जरूर पढ़े, जरूर समझे। जिन लोगों को बौद्ध साहित्य में, तथागत बुद्ध के वचनों में, बुद्ध वचन को ठीक तरीके से समझने में जिन्हें अच्छी रुचि है, खासी रुचि है, तो वे लोग जरूर
विशुद्धि मग्ग को पढ़ें, अभिधम्म पिटक के ये जो तथागत बुद्ध के विश्लेषण है इसको जरूर पढ़ें। हम यहाँ पर ये समझने का प्रयास कर रहे थे कि आचार्य बुद्धघोष ने ये जो वर्तमान समय में बौद्ध साहित्य को जो देन दी है, ये उनकी एक बड़ी महत्वपूर्ण देन है कि उन्होंने विशुद्ध मग्ग के द्वारा तथागत बुद्ध के वचनों को और भी सरल, सूक्ष्मता के साथ और गहनता के साथ हम तक सब तक पहुंचाने का ये प्रयास किया है। ये हर कोई स्वीकारेगा कि आचार्य बुद्धघोष एक प्रकांड विद्वान थे। आचार्य बुद्धघोष यही वे ऐसे विद्वान हैं, विद्वान दार्शनिक हैं, जिन्होंने बुद्ध वचन सरल, सुगम और बड़ी ही गहनता के साथ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ थेरवादी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम सब तक पहुंचाया है। और इसलिए जो बौद्ध साहित्य का जो क्षेत्र है, वो जो बौद्ध साहित्य की भूमि है, इस भूमि में आचार्य बुद्धघोष का स्थान बड़ा सम्मानजनक है, अव्वल है और हर कोई उन्हें सम्मान देता है। आचार्य बुद्धघोष की ये जो जानकारी है, उनका एक छोटा सा जो परिचय है, विशुद्धि मग्ग के साथ उन्होंने क्या किया, ये हमने पिछली इन कड़ियों के साथ अब तक समझाया है। अगली कड़ी में जब हम आपसे मिलेंगे तो आज की बात में किसी और जानकारी के साथ आएंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिएगा।